ये कोरोना काल में जो हमारी गोष्ठियाँ अधिकाधिक हो रही थी वो ऑनलाइन हो रही थी। और ऑनलाइन काव्य गोष्ठियाँ जो होती थी, एक बार तो उसमें 80 तक संख्या पहुँच गई थी, क्योंकि उसमें कोई बंधन नहीं होता, उसमें घर में बैठ के भी मतलब कार्यक्रम चलता रहता है। लेकिन जो प्रत्यक्ष होता है उसका आनंद अलग होता है। तो आज से हमने 2 माह पूर्व जो नागरी पिछाड़ी में काव्य गोष्ठी की थी, प्रत्यक्ष की थी, और उसमें काफ़ी संख्या में साहित्यकार जुड़े थे। लेकिन आज जो मौसम, आइए आइए, स्वागत है, स्वागत है। आप ढपोर शंकरी जी को खूब लेके आए। तो किसी भी कार्यक्रम, अभी सब आप आए हो, आप आने से पहले ही प्रारंभ हुआ है और सभी का वंदन अभिनंदन किया गया है। उसमें आप भी शामिल हैं, आपका भी वंदन अभिनंदन किया जा रहा है। और किसी भी कार्यक्रम का आगाज़ होता है माँ शारदे की वंदना से होता है। तो मैं सर्वप्रथम मीरा परिहार जी को आवाज़ देता हूँ, वो आएँ और माँ शारदे की वंदना करें। मीरा परिहार जी। सर्वप्रथम समस्त सुधीजनों को मेरा सादर नमस्ते। माँ वाणी को नमन करते हुए उनको आमंत्रित करती हूँ कि अज्ञान अंधेरे दूर करो माँ, विनय करें हम शारदे। अज्ञान अंधेरे दूर करो माँ, विनय करें हम शारदे। अज्ञान अंधेरे दूर करो माँ, विनय करें हम शारदे। विनय करें हम शारदे। बुद्धि ज्ञान से जीवन भर दे, मन निश्चल तन निर्मल कर दे। बुद्धि ज्ञान से जीवन भर दे, तन निर्मल मन निश्चल कर दे। दया निधे, दया निधे निज प्यार से। अज्ञान अंधेरे दूर करो माँ, विनय करें हम शारदे। निर्चीर विवेक हंस सा, विनयशील नीले अंबर सा। शुद्ध भाव तन, शुद्ध भाव मन, तम हर के विनय करें हम शारदे। धीर धरा सम, तेज सूर्य सम, बुद्धि पावन अविरल गंगा सम। पवन वेग सी गति भर दे, पवन वेग सी गति भर दे। विनय करें हम शारदे। कमल नयन कमला कर माता, विद्या विनय विवेक विज्ञाता। भाव विराट अंतरिक्ष सा कर दे, विनय करें हम शारदे। सात स्वरों का नाद हृदय में, राग बागेश्वरी ताल स्वर लय में। सात स्वरों का नाद हृदय में, राग बागेश्वरी ताल स्वर लय में।
वीणा स्वर झंकृत कर दे, विनय करें हम शारदे, विनय करें हम शारदे। अज्ञान अंधेरे दूर करो माँ, विनय करें हम शारदे, शारदे। की अध्यक्षता के लिए मैं मिलन जी से निवेदन करूंगा कि वो आज के अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करें। डॉक्टर राजेंद्र मिलन जी आज के अध्यक्ष का नाम प्रस्तावित करें। मैं एक इस संस्था का सेवक होने के नाते मैं आज प्रार्थना करूंगा, इस देश की विख्यात चित्रकार और कवित्री डॉक्टर रेखा कक्कड़ जी से प्रार्थना करूंगा आज के अध्यक्ष। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के लिए मैं परमानंद शर्मा जी से निवेदन करता हूं तो वो आज के मुख्य अतिथि का नाम प्रस्तावित करें। परमानंद शर्मा जी। मैं संस्थान संगम की ओर से पोर्ट ब्लेयर में अपनी सेवाएं दे चुके और आज हमारे आगरा नगर में सेवानिवृत्त होकर साहित्य सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे आदरणीय दुर्ग विजय सिंह दीप जी का मैं अरे वाह, मुख्य अतिथि के लिए बहुत सुंदर, क्या कहने हैं, बहुत सुंदर। ग्रहण करें। मंच पर स्थान ग्रहण करिए। अरे वरिष्ठ संपादक हैं, आपको कैसे आपकी तिजोरी खजाना में सुरक्षित रहेगा। खजाना लेके आया हूँ अपना, इसलिए मुझे बड़ा संकोच हो रहा है। तो मैं सर्वप्रथम अपनी पत्रिका के वरिष्ठ संपादक डॉक्टर राजेंद्र मिलन से निवेदन करूंगा कि वो सब सुनने के माध्यम से यहाँ के सभी का स्वागत करें। डॉक्टर राजेंद्र मिलन। ऑफलाइन कार्यक्रम में आप लोगों की उपस्थिति को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं कि आप लोग इस श्रम बिंदु लुहान, गौर करना मेरी पंक्ति पर, पसीना लुहान गर्मी, भीषण गर्मी आप हमारे बीच में पधारे हैं, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। और दरअसल ईमानदारी की बात यह है कि जैसे हम लोग ड्राइंग रूम में बैठ कर के कविताएं करते हैं, तो हमारा केवल वो रूप भी नहीं होना चाहिए, हमारा रूप ये भी होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने इस श्रम को, अपने इस मानसिक जो अपना हमारा सोच और विचार हैं, हम किस तरह से उतरे, मैदान में भी उतरें। और ये यही परीक्षा होती है गोष्ठियों की। इसमें ये होता है कि हमने जो नया लिखा है वो हम सुनाएं, एक दूसरे से आदान प्रदान हो, महत्व इसी का होता है। तो ये आप लोग इस पर यहाँ आए हैं और बड़ा अच्छा लगेगा कि आप नई रचनाएं यहाँ सुनाएंगे, तो हम लोगों को एक दूसरे को एक प्रोत्साहन होते, एक दूसरे को एक साहस मिलता है, लिखने का संबल मिलता है कि चलिए हम भी ऐसा लिखें। ऐसी गोष्ठियों का यही महत्व होता है। आप लोग आए हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं और ये भी उम्मीद करता हूं कि आप हमेशा अपना योगदान हमें देते रहेंगे। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। डॉक्टर राजेंद्र मिलन शब्द सुमनों के माध्यम से आप सभी का स्वागत कर रहे थे। अब मैं परमानंद शर्मा जी से निवेदन करूंगा कि वो संस्थान संगम पत्रिका के ऊपर अपना प्रकाश डालें। हमारे पत्रिका के जो कार्यकारी संपादक हैं परमानंद शर्मा जी आएँ। आप सभी को प्रणाम करता हूँ, मंच का अभिनंदन करता हूँ, माँ सरस्वती का को नमन और स्मरण करता हूँ। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, संस्थान संगम मासिक पत्रिका विगत 5 वर्षों से और अधिक समय हो गया है जो निरंतर बिना किसी रोक के प्रति माह प्रसारित और प्रकाशित हो रही है। ये
काम कोई आसान काम नहीं है और इस पत्रिका की जो नींव होती है, ज़्यादातर कहते हैं इमारत वही अच्छी होती है जिसकी नींव के पत्थर अच्छे होते हैं। उनके नींव के पत्थरों में सबसे पहला नाम आदरणीय डॉक्टर मिलन जी का को कैसे भूला जा सकता है। हमारे सम्माननीय भाई मेरे समक्ष बैठे हैं आदरणीय भाई सुशील सरित जी को भी हम इस मील के अपनी नींव के पत्थर में आज पुनः याद कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे नगर की एक वरिष्ठ कथाकार आदरणीय डॉक्टर शशि गोयल जी को भी हम आज अपनी उपस्थिति में सम्मिलित कर रहे हैं। साथ ही हमारे पत्रिका के संपादक और संस्थापक सदस्य इस पत्रिका के आदरणीय अशोक अश्रु जी, इन 4 लोगों का जो इस पत्रिका का स्वरूप निर्धारण किया था, वह स्वरूप अनवरत इस निरंतर प्रतिमाह इस प्रकार से चल रहा है। ये हमारे लिए और हमारे नगर के लिए एक गर्व करने और गौरव की बात होनी चाहिए। मैं तो ऐसा मानता हूँ, क्योंकि कोई भी इस लघु पत्रिकाएं इस समय में जितनी प्रभावित हुई हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी, सारे संघर्षों के बावजूद भी ये पत्रिका अपनी निरंतरता बनाए रखी है। यही हमारे लिए एक बड़ी बात है। और आज हम इसके द्वारा जो और भी दूसरे कार्यक्रम समानांतर रूप से चलाए जाते हैं, उन कार्यक्रमों को भी चला रहे हैं। उनमें से प्रतिमा होने वाली ये काव्य गोष्ठी भी है। अभी आप बता रहे थे ऑनलाइन के कार्यक्रम भी। उस परिस्थिति में जब सारी चीज़ें कोरोना के कारण प्रभावित हो रही थी, तो पत्रिका का प्रकाशन और पत्रिका की मासिक गोष्ठी जो चतुर्थ रविवार को हमेशा प्रतिमा होती है, वो उसकी निरंतरता को बनाए रखने में हम सक्षम रहे हैं। ये हमारा प्रयास है। आप सभी लोग जानते हैं पत्रिका चलाना आसान काम नहीं है। आज जब मैंने आज से कुछ दिन पहले, 1 हफ्ते पहले मेरी भाई साहब के साथ बात हो रही थी, अश्रु जी के साथ, तो जब मैंने इसका आकलन किया तो मात्र पत्रिका की कीमत, इसको प्रकाशित करने की आज जिस तरह से 1.5 गुना कीमत पेपर की और उसके एडिटिंग की और बहुत सारी कीमतें जब उसकी बढ़ी हैं, तो 22 रुपये कम से कम कीमत उस पत्रिका की, 20 पेज की पत्रिका हम निकाल पाते हैं, उसकी कीमत 20 से 22 रुपये लगातार आती है। और उसके अतिरिक्त हम जो उसके और समानांतर कार्यक्रम करते हैं, हर महीने उसके 1.5-2 हज़ार रुपये महीने का व्यय हमें अतिरिक्त रूप से और उसका वहन करते हैं। उसमें हमारा जो संपादक मंडल है, संपादक मंडल में रानी सरोज गौरिहार जी का बहुत बड़ा सहयोग, वार्षिक सहयोग हमको मिलता है। आदरणीय संपादक जी राजेंद्र मिलन जी का हमें इसमें सहयोग मिलता है। संपादक जी का तो शारीरिक रूप से भी और आर्थिक रूप से हमें सहयोग मिलता है। डॉक्टर शशि गोयल जी भी हमें आर्थिक सहयोग करती हैं। डॉक्टर मृणाल शर्मा एग्रोइकोलॉजी प्रोफेसर, उनका भी हमें सहयोग मिलता है। और प्रेम सिंह राजावत, ये भी हमें आर्थिक रूप से इस पत्रिका में सहयोग करते हैं। और मैं स्वयं जो भी मुझसे बन पाता है, मैं भी अपना आर्थिक सहयोग करके इस पत्रिका को चलाने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन ये प्रयास भी हमारे लिए नाकाफी रहता है। लेने की भी किसी से एक सीमाएं होती हैं, उससे अधिक कहने में हमें भी, आज हम ये मान लेते हैं कि हमने आजीवन सदस्य बनाया, 1100 रुपये हमने लिए। आजीवन को कम से कम भी माने हम अगर 10 वर्ष तक उनकी सेवाएं देते हैं, तो कोई भी पत्रिका या कोई भी समूह या कोई भी संगठन 1100 रुपये में 12 महीने आपको 10 साल तक लगातार कोई इस प्रकार की सेवाएं नहीं दे पाता है। इसी प्रकार से संरक्षक सदस्य हैं हमारे यहाँ 2100 रुपये के हैं, वो भी हमारी जो धनराशि है वो उसकी पूर्ति नहीं करती है। तो हमारा आग्रह ये है कि आप सभी जितने भी लोग हमारे इस संगठन के साथ, हमारी इस पत्रिका के साथ अपना विश्वास रखते हैं, तो अपने स्तर पर जिस तरह से भी कोई और सहयोग कर सकते हैं वो करने का कोशिश करें, या हमारी मेंबरशिप बढ़वा के किसी तरह से हमें आर्थिक सहयोग करते रहेंगे, तो हम और अच्छे से अच्छे इसमें कार्यक्रम करने के बारे में हम विचार करेंगे। कितनी बार हमको आता है, हम दूसरे पत्रिका और दूसरे संगठनों के कार्यक्रम देखते हैं जो कोई न कोई पुरस्कार का कार्यक्रम करता है या 2 या 3 दिन की कोई सेमिनार रख पाते हैं, वो बड़े खर्चे की चीज़ें हैं। 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए कम से कम उन कार्यक्रमों में खर्च होता है।
तो हम चाहते हैं कि या तो हमारी पत्रिका का प्रचार प्रसार और विज्ञापन कर हमको मिलते रहेंगे तो उससे भी सहयोग हो सकता है। तो मेरा आप सभी से ये आग्रह है कि आप अपने स्तर पर जिस तरह से भी बन सके, जो भी सहयोग बन सके, हमारे इस संस्थान संगम मासिक पत्रिका को सहयोग कराने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। प्रणाम, नमस्कार। ये आया देखो अंकुर, देखिए परमानंद जी ने अपनी बात रखी और विजय तिवारी जी फ़ौरन खड़ी हो गई और सहयोग रूप में आपने 2100 रुपये सप्रेम भेंट किए और जोरदार ताली हो, क्योंकि इनके पति का जो जन्म दिवस है वो 3 मार्च है। तो आपने 3 मार्च को देने की घोषणा की थी, लेकिन ये काव्य गोष्ठी उस समय नहीं हो पाई। आपने फ़ोन किया कि मैंने कि अगली बार जब होगी तो आपको सूचित करेंगे हम। तो आज सूचित किया और आप वहाँ रहती हैं सेंट जॉन्स कॉलेज के चौराहे के पास, वहाँ से चल कर आ रही हैं। तो एक बार पुनः आपके लिए हृदय से आभार। जैसा परमानंद जी ने बताया कि आगे ये हिंदी जो है ये हम लोगों का शौक़ है और हिंदी की सेवा है, हम ही का नहीं, हम सब का। जो आगरे के जो पत्रकार से जुड़े हैं, चाहे वो 1 रुपया दे के जुड़ा हो या ना दे के जुड़ा, या अपनी रचना भेजता हो या लाइक कमेंट्स करता हो, वो किसी न किसी रूप में इस पत्रकार से जुड़ा हुआ है और वो सहयोग कर रहा है, हम उसका सहयोग मांगते हैं। और इसी तरह इसी आधार पर ये पत्रिका चल रही है। क्यों कि यह पत्रिका जो PDF के माध्यम से करीब 4000 लोगों में पहुंच रही है भारतवर्ष के, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसमें पूरे भारतवर्ष से रचनाएं आती हैं, केवल आगरे की रचना नहीं आती हैं, यहाँ असम से आती हैं, दक्षिण से आती हैं, पूरा पश्चिम, सब तरह के रचनाकार इस पत्रिका से जुड़े हुए हैं। ये पत्रिका उन तक पहुंचती है। तो ये आगरे के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ सने आगे बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों, हम कवि गोष्ठी की तरफ बढ़ते हैं। कवि गोष्ठी आज संख्या बल के हिसाब से देखें तो कम है, लेकिन सब में दम है। एक से बढ़कर एक कवि हमारे बीच में उपस्थित हुए। हम देखें परमानंद शर्मा जी, जो गांव की मिट्टी की जो गंध है, उस गंध को लेकर आप अपनी रचनाओं का निर्माण करते हैं, सृजन करते हैं। तो आप सुनेंगे तो आनंद लेंगे। उनके बगल में सुशील सरित जी, एक ऐसा नाम कि सभी जानते हैं उन्हें, और क्या कि संगीत ले लें, आप सृजन ले लें, नाटक ले लें, कोई विधा ले लें, मेरे ख्याल से आपकी 80 किताबें आ चुकी हैं, 76। बताइए। तो हमारे आगरे के ऐसे रचनाकार सुशील सरित जी इस कवि गोष्ठी के अंदर बीच में उपस्थित हैं। और फिर बगल में तो उनके हरिचंद्र अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, डपोर संघ, जो को आपको हंसाएंगे और गुदगुदाएंगे भी। और हमारे जो आज के अतिथि हैं दुर्ग विजय सिंह दीप जी, एक बड़े मतलब मीठे गीतकार हैं। जब आप सुनेंगे तो उनके गीतों का आनंद लेंगे तो आप कहेंगे वास्तव में जो पोर्ट ब्लेयर है, वहाँ के जो समुद्र के चारों तरफ की जो वायु का जो आनंद है वो इनके गीतों में घुला हुआ आपको मिलेगा और आपको वहाँ का दर्शन होगा। इसी प्रकार हमारी डॉक्टर रेखा कक्कड़ जी बैठी हुई हैं। ये इनके कहने क्या मतलब, इनके कला। आइए हमारे शेषपाल सिंह सेठ जी, और इनका क्या नाम है, आपका परिचय बता दीजिए ना। अच्छा, अकोला से हैं जी, तो आपका स्वागत। तो रेखा कक्कड़ जी, डॉक्टर रेखा कक्कड़ हैं। तो इनके हाथ की जो उंगलियां हैं वो कलम तो पकड़ती हैं, संग में कूची भी पकड़ती हैं और इस तरह से सजाती हैं कि आदमी का जो मन है उसको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं। तो ये इनकी कला का प्रताप है। आई समझे हमारी डॉक्टर रेखा कक्कड़ और डॉक्टर राजेंद्र मिलन। तो आप सब जानते हैं कि ये युवा, मतलब इस उम्र जो इनसे मिलता है वो कहता है कल भी मैंने इन्हें ऐसे ही देखा था, आज भी जो वैसे ही है। तो ऐसे मतलब हमारे बीच में हमारी पत्रिका के जो प्रमुख हैं
तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज हमारे बीच में इस कवि गोष्ठी के शीर्ष पर हैं, तो इनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए मिलन जी के लिए। आगे बढ़ते हैं तो हमारे जो संजय गुप्त जी हैं, जिनकी की किताबों का विमोचन मन का मेसर के अंदर हुआ, श्रीनाथ द्वारे में हुआ, तो ये धार्मिक भावनाओं से ओत प्रोत लेकर अपना सृजन करते हैं। और ऐसे सर्वशेखर गुप्त जी जो थे उनके भाई हैं, जो पत्रिका के हमारी के कार्यकारी संपादक थे। तो संजय गुप्त जी के पास हमारे विनय अग्रवाल जी बैठे हैं, विनय बंसल जी बैठे हुए हैं, और ये तो बस ये कहते हैं कुछ तो है और सब कुछ है और बहुत कुछ है। हाँ, इसमें तो इनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है, ये तो सब कुछ है इनके पास। आगे बढ़ते हैं तो हमारी मीरा परिहार जी, जिन्होंने आज कार्यक्रम का आगाज़ माँ शारदे की वंदना से किया, बहुत ही सहज और सरल सृजनकार हैं। और उनसे आगे बढ़ते हैं डॉक्टर सुनीता चौहान जी। डॉक्टर प्रवीण चौहान जी को सभी जानते हैं, सभी उनसे परिचित हैं। किस तरह का मतलब उनका व्यक्तित्व था, किस तरह का कृतित्व था। आगरे के मतलब अधिकाधिक अभिनंदन ग्रंथ उनकी कलम से निसरत हुए थे। ऐसे डॉक्टर प्रवीण सिंह चौहान की पुत्री सुनीता चौहान जी हैं, तो उनका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। उनसे आगे बढ़ते हैं तो विजय तिवारी जी हमारे बीच में है। इनकी अभी तक कई किताबें आ चुकी हैं। एक रेमन भी आई थी, रेमन थी आपकी किताब का नाम, रेमन था आपकी का कामधेनु था, रेमन भी तो आई थी एक, हाँ रेमन भी आई थी। हाँ हाँ हाँ, तो ऐसी मतलब सृजनकार हमारे बीच में हैं। हितेश कुमार जी पत्रिका से हमारी से जुड़े हुए हैं, और जो आज कार्यक्रम जिस जगह हो रहा है उसका पूरा श्रेय आप ही हितेश कुमार जी को जाता है, जो आपके सामने बैठे हुए हैं। कितनी 30 पुस्तक आपकी लिखे एकेडमी, वाह। नहीं, TCS की जो क्लासें लेते हैं, हिंदी की क्लासें आप लेते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए और पत्रिका के लिए। शेषपाल सिंह सेठ जी, डॉक्टर शेषपाल सिंह सेठ जी, जो कि बाल साहित्यकार के रूप में पूरे भारतवर्ष में जाने जाते हैं, और कई जगह आप सम्मानित होते रहते हैं, सम्मानित हुए हैं। तो आज काव्य गोष्ठी के बीच में आप उपस्थित हैं, तो हमारी काव्य गोष्ठी आपसे धन्य है। अकोला से मित्र आपके साथ पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। आगे बढ़ते हैं तो हमारे बीच में शरद गुप्ती जी बैठे हुए हैं। आप भी बहुत सरल और मनहर रचनाकार हैं, बड़े आनंद से रचनाएं करते हैं, और फिर जिस कार्यक्रम में आप जाते हैं तो अपने मोबाइल से वहाँ उस कार्यक्रम के चित्रों को अपने अंदर कैद कर लेते हैं, और फिर प्रत्येक जो सहभागी होता है उसके पास भेजते हैं। तो मतलब पूरे कार्यक्रम को लूट लेते हैं ये इस तरीके से। उससे आगे बढ़ते हैं तो टूंडला से हमारे बीच में प्रणव कुमार जी हैं, और ये भी पत्रिका से बराबर जुड़े हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं तो भाई एक ऐसा नाम जो कि आज शिखर की बुलंदियों पर है, वो है LS अवस्थी। जिस कार्यक्रम में आप आ जाते हैं तो उस कार्यक्रम के अंदर 4 चांद लग जाते हैं। तो भाई LS, आपने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाए, उसके लिए आपका वंदन अभिनंदन। हमारे बगल में बैठे हुए हैं अंकुर बंसल, ये फ्रेंड्स वीडियो के मालिक हैं, पत्रिका से प्रारंभ से जुड़े हुए हैं। पत्रिका के जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें पूरा सहयोग आप देते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ऑनलाइन होते हैं उसके अंदर जितने भी वीडियो प्राप्त होते हैं उनको जोड़कर ये वीडियो बनाते हैं और यूट्यूब पर डालते हैं। तो इनका एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। मैं तो हुई आपके बीच में, दर्द मनसीप का मोती हुआ करता है, दर्द मनसीप का मोती हुआ करता है, जलद नीर धरा की तृप्त हुआ करता है, हजारों बिंदुओं का योग है सिंधु, असुर ही सांचे में ढलकर गीत हुआ करता है, असुर ही सांचे में ढलकर गीत हुआ करता है। तो ये मेरी बात थी। तो दोस्तों, संख्या के हिसाब से ये कोई बंधन नहीं है कि केवल आप 4 लाइन पढ़ेंगे, जैसे कि पीछे से कमीज खींचने वाला कोई नहीं है कि आप अपनी जो सबसे है प्यारी रचना वो आप पढ़ेंगे और 4 पंक्तियाँ पढ़ेंगे क्योंकि भीड़ ज़्यादा है, ऐसा कोई बंधन नहीं है। आप अपनी पूरी रचना पढ़ें, एक रचना पढ़ें, 2 रचनाओं तक के लिए आपको छूट है, तीसरी रचना की स्वीकृति नहीं है। तो हम कविता का प्रारंभ करते हैं। तो मैं सबसे प्रथम आगरे से बाहर से आवाज़ देता हूँ, टूंडला से,
और मैं टूंडला को आवाज़ देता हूँ, प्रणव कुमार जी से कहता हूँ आएँ और अपनी रचना का पाठ करें। प्रणव कुमार जी। आज आप सभी कवि मनीषियों का बहुत बहुत स्वागत है और आपके समक्ष मैं एक कविता पढ़ रहा हूँ। हालांकि थोड़ी बड़ी भी नहीं है तो छोटी भी नहीं है, तो एक ही कविता पढ़ करके मैं अपनी प्रस्तुति देने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसके संदर्भ में केवल यही कहा जा सकता है कि ये मैंने करीब 8-10 दिन पहले लिखी थी एक ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए। हमारे भारत में कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसमें 2 रत्न निकले थे और उसमें एक रत्न था अमृत और दूसरा था विष, लेकिन उनको बांटने वाला एक ही था। वही अमृत विष आज भी उसी प्रकार वितरित हो रहे हैं। कविता का शीर्षक भी मैंने अमृत विष ही दिया है। तो 11 वर्ण के आधार पर एक कविता तैयार की है, उसकी मैं प्रस्तुति दे रहा हूँ। अमृत विष यहीं पर आया, अमृत विष यहीं पर आया, राज्य वैद्य ने ऐसा समझाया। अमृत विष यहीं पर आया, राज्य वैद्य ने ऐसा समझाया। यहाँ राज्य वैद्य का अर्थ है राजनीतिक वैद्य से। अमृत विष यहीं पर आया, राज वैद्य ने ऐसा समझाया। आयुर्वेद में शहद दवा है, आयुर्वेद में शहद दवा है, मानव खाए अमृत सवा है, किंतु खा जाए इसको कुत्ता, जीवन नहीं उसका बचता। किंतु खा जाए उसको कुत्ता, जीवन नहीं उसका बचता। इसका किसी ने मर्म न पाया, राजवैद्य ने ऐसा समझाया। आयुर्वेद में शहद दवा है, मानव खाए अमृत सवा है, किंतु खा जाए इसको कुत्ता, जीवन नहीं उसका बचता। इसका किसी ने मर्म न पाया, राजवैद्य ने ऐसा समझाया। और दूसरा उदाहरण, शुद्ध घी गाय का मिल जाए, शुद्ध घी गाय का मिल जाए, समझो शक्ति फिर खिल जाए। शुद्ध घी गाय का मिल जाए, समझो शक्ति फिर खिल जाए। अगर यह घी मक्खी खा जाए, अगर यह घी मक्खी खा जाए, क्षण भर में प्राणों पर आए। शुद्ध घी गाय का मिल जाए, समझो शक्ति फिर खिल जाए। अगर यही घी मक्खी खा जाए, क्षण भर में प्राणों पर आए। गाय घी की ये अद्भुत माया, राजवैद्य ने ऐसा समझाया, राजवैद्य ने ऐसा समझाया। तीसरा है, मिश्री सुंदर देखो सस्ती मीठी, मिश्री सुंदर देखो सस्ती मीठी, मानव खाकर मारता सीटी। मिश्री सुंदर देखो सस्ती मीठी, मानव खाकर मारता सीटी, किंतु गधा कभी खाए इसको, नहीं चलेगा उसका फिर डिस्को। मिश्री सुंदर देखो सस्ती मीठी, मानव खाकर मारता सीटी, किंतु गधा कभी खाए इसको, नहीं चलेगा उसका तो डिस्को। डेली मिश्री ने ऐसा फरमाया, राजवैद्य ने ऐसे समझाया, राजवैद्य ने ऐसा समझाया। और एक और, कौआ काँव काँव जब करता, कौआ काँव काँव जब करता, पेड़ नीम पर डेरा धरता। कौआ काँव काँव जब करता, पेड़ नीम पर डेरा धरता, किंतु खा जाए उसकी निवोली, समझो उसको लगी है गोली। कौआ काँव काँव जब करता, पेड़ नीम पर डेरा धरता, किंतु खा जाए उसकी निवोली, समझो उसके लगी है गोली। अमृत विष का भेद न पाया, राजवैद्य ने ऐसा समझाया। आगे है, अब जो है कविता में थोड़ा सा मोड़ दिया है और कविता समाप्ति की ओर। देखो दोनों मोदी गोदी रहते, देखो दोनों मोदी गोदी रहते, यश अपयश दोनों ही सहते। देखो दोनों मोदी गोदी रहते, यश अपयश दोनों ही सहते। आतंकवादी दंगाई हैं कुत्ते, देशद्रोही बैठे मक्खी छत्ते। दोनों देखो दोनों मोदी गोदी रहते, यश अपयश दोनों ही सहते। आतंकवादी दंगाई हैं कुत्ते, देशद्रोही बैठे मक्खी छत्ते।
नहीं चाहिए इनकी भी काया, राजवैद्य ने ऐसा समझाया, राजवैद्य ने ऐसा समझाया। और सोच वामपंथी देखो गदा है, स्वार्थी कौआ मीडिया सदा है। सोच वामपंथी देखो गदा है, स्वार्थी कौआ मीडिया सदा है। मोदी ही तो गुणकारी औषधि, मोदी ही तो गुणकारी औषधि, निकले मंथन दोनों वारिधि, इन तत्वों में बैठा काला साया, राजवैद्य ने ऐसा समझाया, राजवैद्य ने ऐसा समझाया, राजवैद्य ने। प्रणव कुमार जी शहद की और विष की बात बता रहे हैं कि शहद मनुष्य के लिए मतलब कितना लाभदायक है, वो कुत्ता खा ले तो वो उसको मर जाए। बताइए, हमें इसका जानकारी नहीं थी, आज बहुत जानकारी आपके माध्यम से मिली। बहुत सुंदर रचना आपकी। आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम के दूसरे पायदान पर आवाज़ देते हैं हितेश कुमार जी को। हितेश कुमार जी आएँ और अपनी रचना का पाठ करें। हितेश कुमार जी। आप सभी को नमस्कार। मैं एक छोटी सी रचना है, पुरानी है, नई नहीं है। एक्चुअली लिखने का समय बहुत कम होता है, लेकिन एक पुरानी श्रृंगार रस की रचना आपको सुनाता हूँ। उससे पहले 4 लाइनें उसकी भूमिका के तौर पर कि कभी इस तरह भी इश्क को निभा जाती है, कि कभी इस तरह भी इश्क को निभा जाती है कि बंदिशों में भी चेहरा दिखा जाती है, कि कभी इस तरह भी इश्क को निभा जाती है कि बंदिशों में भी चेहरा दिखा जाती है। और इश्क में इस कदर पागल है वो लड़की कि बारिशों में भी छत पे कपड़े सुखा जाती है। एक छोटी सी रचना है, उसका मैंने शीर्षक दिया था। हालांकि शीर्षक मैं पहले देता नहीं था, ऐसे ही आंख बंद करके लिखता था, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगा तो मैंने उसको दिया। इसका नाम है एक पगली। कि इस दुनिया में एक पगली से प्यार किया था हमने भी। शायद ऐसा रहेगा कि आपको सभी कॉलेज गए हैं तो शायद आपको कॉलेज की थोड़ी बहुत यादें आपकी ताज़ा रहें, और अगर आपकी यादें ताज़ा होती है तो आपका समर्थन मिले। कि इस दुनिया में एक पगली से प्यार किया था हमने भी, बीच सड़क में घुटनों पर इजहार किया था हमने भी। कि इस दुनिया में एक पगली से प्यार किया था हमने भी, बीच सड़क में घुटनों पर इजहार किया था हमने भी। अब पहली मुलाकात का दृश्य देखिएगा कि कॉलेज का पहला दिन था जब हम उनसे टकराए थे। कि कॉलेज का पहला दिन था जब हम उनसे टकराए थे, होठों पर मुस्कान लिए वो थोड़ा सा शर्माए थे, और नजरों से नजरें मिलते ही हम एकदम से झूम गए। उनका चेहरा याद रहा, हम घर का रास्ता भूल गए, और उन्हें रात रात भर जगने को लाचार किया था हमने भी। इस दुनिया में एक पगली से प्यार किया था हमने भी। अब इसमें एक दृश्य मैंने कॉलेज का भी डाला है, तो उसको देखिएगा कि सिर को के कॉलेज में किस तरह से प्रेम हुआ था। कि सिर को रखकर गोद में उसकी जुल्फों में सोए रहते थे। कि सिर को रखकर गोद में उसकी जुल्फों में सोए रहते थे, वो मुझ में जगते हम उसमें कुछ खोए खोए रहते थे। और एक दूजे का हाथ पकड़ हम संग में हंसते खिलते थे, और फिर सबकी नजरों से बचकर कैंटीन के पीछे मिलते थे। और चांद के जैसे ही तेरा दीदार किया था हमने भी। इस दुनिया में एक पगली से प्यार किया था हमने भी। अब इसमें एक बंद है जिसमें कि हमने जो नायिका है उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। तो देखिएगा कि गालिब अपनी गजलों में बस उसको ही फरमाता था। ऐसा होता है कि प्रेम होता है तो हमें जब भी कोई गाने सुनते हैं, जब भी कोई यादें आती है, तो हमें गाने में भी वही मतलब फिल्में भी देखने लगते हैं, तो हीरो हीरोइन हमें अपने आप को ही महसूस करने लगते हैं उसमें। तो उसमें लिखा है कि गालिब अपनी गजलों में बस उसको ही फरमाता था, और नूर देख उसके चेहरे का चांद भी शर्माता था। वो प्रेम की शाही घोल रही थी मेरे दिल के दरिया में, कितने रंग छुपा रखे थे उसने बेरंग चुनरिया में। और उसको पाने की खातिर श्रृंगार किया था हमने भी। इस दुनिया में एक पगली से प्यार किया था हमने भी। तो मैंने इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया था, लेकिन आपने कहा कि
भाई आखिरी जो रहेगा अगर वियोग रस पे छोड़ दिया जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो उसमें एक आखिरी में मैंने डाला है, एक आखिरी बंद इसका रहेगा कि बहुत बार ऐसा होता है कि सबका प्रेम सफल तो है नहीं। भाई राधा कृष्ण को याद इसीलिए किया जाता है कि राधा कृष्ण का प्रेम सफल नहीं हुआ, अगर हो जाता तो हम क्यों याद करते हैं। तो इसीलिए मैंने एक आखिरी वियोग रस में डाल दिया है कि जब चीजें बदल जाती है तो क्या होता है कि उम्मीदें उससे मिलने की हमने अभी भी पाल रखी है, उसकी एक पुरानी फोटो हमने अभी संभाल रखी है। कि उम्मीदें उससे मिलने की हमने अभी भी पाल रखी है, उसकी एक पुरानी फोटो हमने अभी संभाल रखी है, और बहुत शिकायत है उससे पर हड़ताल नहीं कर सकता हूं, फोन में नंबर अब भी है पर कॉल नहीं कर सकता हूं। और तेरी खातिर कितना कुछ बेकार किया था हमने भी, इस दुनिया में एक पगली से प्यार किया था हमने। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कॉलेज का जीवन याद आ गया और 4 पंक्तियाँ उस समय मैंने लिखी थी, वो मैं आपके सामने रखे देता हूँ। महावर लगे पाँव, मेहंदी भरे हाथ, महावर लगे पाँव, मेहंदी भरे हाथ, नूर की टपकती हैं बूंदें जब वो करते हैं बात, करते हैं बात, नूर की टपकती हैं बूंदें जब वो करते हैं बात, एक झटके से झटक देते हैं भीगी जुल्फों को, एक झटके से झटक देते हैं भीगी जुल्फों को, ऐसा लगता है घुमड़ के आई हो बरसात, ऐसा लगता है घुमड़ के आई हो बरसात। तो मित्रों, हाँ, कभी कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी तो हमेशा जवान रहता। यहाँ कोई बूढ़ा नहीं है, आप अपने को बूढ़ा मानते बता दो। हमारे बीच में डॉक्टर शशि सिंह जी, जो पत्रकार की संरक्षक सदस्य हैं, हमारे बीच में आई। बहुत स्वागत, अभिनंदन उनका, जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं हम और आवाज़ देते हैं हम एक ऐसे रचनाकार को जो सहज है, सरल है। शरद गुप्ती जी आए और अपनी रचना का पाठ करें। शरद गुप्ती। कुछ लाइन लिखिए, नया हूँ, समझिएगा। उससे ही नहीं खुद भी तो बदलो, बदलने के बारे में है, बदलने के भाव है इसमें। उससे ही नहीं खुद भी तो बदलो, दिमाग ही नहीं दिल भी तो बदलो। यूं ही नहीं बदलेगी कायनात दुनिया, यूं ही ना बदलेगी कायनात, मिजाज ए नज़र तो बदलो। सोज हयात होगी बर्फीली, सोज हयात मतलब तपती दुनिया, सोज हयात होगी बर्फीली, निगाहे कहर तो बदलो। निगाहे कहर मतलब क्रोध की दृष्टि। चमन फिर होगा रोशन है उम्मीद, चमन फिर होगा रोशन है उम्मीद, बुझे दीप में तेल बाती तो बदलो। खिल खिलाएंगे गुल गुलिस्ता में, खिल खिलाएंगे गुल गुलिस्ता में, जमी का खाद पानी तो बदलो। गरम बयार भी देगी भीनी ठंडक, गरम बयार भी देगी भीनी ठंडक, जरा उसके रुख को तो बदलो। सर्द गरम का रहेगा ना एहसास, सर्द गरम का ना रहेगा एहसास, उथल पुथल को ध्यान योग में तो बदलो। दानवीर कर्ण भी नहीं रहेंगे, दानवीर कर्ण भी रहेंगे पीछे, दानवीर कर्ण भी रहेंगे पीछे, लेने के भाव को देने में तो बदलो। गुनगुनाना है यदि हो मदमस्त में, गुनगुनाना है यदि हो मदमस्त में, सुर के साथ ताल को ही तो बदलो। शरद की गजल को लेना यदि लुफ्त, शरद की गजल का लेना है लुफ्त, बंद होठों को मुस्कान में तो बदलो। धन्यवाद। गुप्ती जी, इनका कहना तो सिर्फ इतना था, अनहद के आनंद का, अनहद के आनंद का अपना है सत्संग, अपना अपना प्रेम है, अपना अपना ढंग। तो ये आदमी के जीवन का जो ध्येय है, जो अपने पगडंडी, अब मैं अगले पायदान पर आवाज़ दे रहा हूँ विनय बंसल जी को। विनय बंसल जी, देखिए आपके सामने रखेंगे, कुछ तो है, आइए।
मेरी पत्नी समय समय पर मुझे कुछ बातें बताती रही है, उनमें से कुछ बातों को मैंने गीतबद्ध किया। बातें तो बहुत पुरानी हैं, गीत नया है। घोड़ी पर चढ़ जब तुम आए, घोड़ी पर चढ़ जब तुम आए, मेरे मन को थे अति भाए। घोड़ी पर चढ़ जब तुम आए, मेरे मन को थे अति भाए। वो हाथ दिया मेरे हाथों में, वो हल्के से फिर शर्माए। हाथ दिया मेरे हाथों में, हल्के से फिर तुम शर्माए। और लिए प्रात बेला में मैंने, लिए प्रात बेला में मैंने सप्त साथ में फेरे, और तुम हो केवल मेरे, तुम हो केवल मेरे। और कोई भी हो जिम्मेदारी, कोई भी हो जिम्मेदारी, मैं पड़ जाऊं उस पर भारी। कोई भी हो जिम्मेदारी और मैं पड़ जाऊं उस पर भारी। और जब तक सफल नहीं हो जाती तो तब तक कोशिश रखती जारी। जब तक सफल नहीं हो जाती तब तक कोशिश रखती जारी। और जिम्मेदारी समझ के अपनी उठती सुबह सवेरे, और तुम हो केवल मेरे। और दफन करी तेरी ही खातिर, दफन करी तेरी ही खातिर अपनी इच्छा सारी। दफन करी तेरी ही खातिर अपनी इच्छा सारी। और स्वर्ग बनाया घर को मैंने, स्वर्ग बनाया घर को मैंने, समझी ना लाचारी। और सरल नहीं नारी का जीवन, सरल नहीं नारी का जीवन, उलझन डालने डेरे, और तुम हो केवल मेरे। और अंतिम बंद है, आंख गले या पेट हृदय की, आंख गले या पेट हृदय की कोई हो बीमारी, और लगी रही घर के कामों में हिम्मत कभी ना हारी। लगी रही घर के कामों में हिम्मत कभी ना हारी। और निज दुख में तेरी खुशियों के, निज दुख में तेरी खुशियों के देखे ख्वाब सुनहरे, और तुम हो केवल मेरे। धन्यवाद। भैया ऐसी पत्नी सबको मिले, सब धन्य हो जाए। तो मैं कहता हूँ, खुदा ने नारी को जब नारी बनाया होगा, खुदा ने नारी को जब नारी बनाया होगा, असंख्य फूलों का पराग उसमें मिलाया होगा। खुदा ने नारी को जब नारी बनाया होगा, असंख्य फूलों का पराग उसमें मिलाया होगा। इंद्रधनुष के रंगों से रंगत लेकर मातृत्व के मोती से उसे सजाया होगा। खुदा ने नारी को जब नारी बनाया होगा। तो दोस्तों, ये तो नारी की महिमा है जो आदिकाल से आज तक लिखी जा रही है, कही जा रही है। क्योंकि बिना नारी के तो सृष्टि शून्य है। नारी है तो सृष्टि है, नहीं तो सृष्टि नहीं है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आवाज़ देते हैं हम नारी शक्ति में से विजया तिवारी जी को। आएँ और अपनी रचना का पाठ करें। विजया तिवारी जी। उपस्थित सभी को मेरा यथायोग्य अभिवादन। मेरी कविता का शीर्षक है धरती माँ का बादल प्रेम। आज हमें बादलों की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हम बादलों से गुहार लगाएंगे कि जल्दी से वो आएँ और थोड़ी ठंडक करें। धरती बोली बादल से, जब तुम होते हो रीते रीते, नहीं लगते हो सुंदर तुम। धरती बोली बादल से, जब तुम होते हो रीते रीते, नहीं लगते हो सुंदर तुम। जब तुम जल भर कर ले आते हो जाते हो कारे तुम, तब तुम लगते बड़े सुहाने, झुक जाते हो मेरी ओर, तब मैं होती हूँ भाव विभोर। जब तुम अपना जल बरसाकर कर देते हो तृप्त मुझे, मैं तब बल बल जाती हूँ तुम पर। यद्यपि तुमसे जल लेकर मैं भी नहीं रखती हूँ अपने पास, कर देती हूँ वापस तुमको सींच पेड़ पौधों को, कर देती हूँ मैं हरा भरा। ताल तलैया कुआं बावड़ी सबको मैं भर देती हूँ। तुम सागर से लाकर जल को बरसा देते हो अपनी माँ पर, कर देते हो तृप्त सभी पशु पक्षी। हे बादल तुम कितने परोपकारी, मैं तुम पर हूँ वारी वारी, मैं तुम पर हूँ बलिहारी। धन्यवाद। विजया तिवारी जी ऐसे कठोर मौसम में जब इतनी गर्मी है, वर्षा का आह्वान कर रही थी कि आए और बूंदों से बरस जाए तो कुछ शांति मिले। तो मैं अगली पंक्ति में ऐसे ही किसी आह्वान के लिए, जिससे हम और आपके बीच में एक आनंद का बारिश हो, मैं भाई
संजय गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आएँ अपना रचना पाठ। बात नारी की चल रही है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आगरा की वरिष्ठ चित्रकार और गायिका साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर रेखा कक्कड़ जी कर रही हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और प्रणाम करता हूं। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर रायन मिलन जी जो कि रचनाकारों का सृजन करते हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। आदरणीय भाई श्री दुर्गुजय सिंह दीप जी जो आज के मुख्य अतिथि हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। बाकी सभी का अभिनंदन। और नारी की बात है तो नारी के ऊपर एक रचना, उसका शीर्षक है सृष्टि रचयिता नारी का अभिनंदन करना होगा। आदिशक्ति स्वरूपा नारी का वंदन करना होगा। आदिशक्ति स्वरूपा नारी का वंदन करना होगा। सृष्टि रचयिता नारी का अभिनंदन करना होगा। नारी जननी बहन भार्या बेटी, नारी जननी बहन भार्या बेटी है सद्विचार रखो मन में। नारी जननी बहन भार्या बेटी है सद्विचार रखो मन में। कलुषित सोच वालों को दुष्परिणाम भुगतना होगा। सृष्टि रचयिता नारी का अभिनंदन करना होगा। ममता की मूरत माँ की सेवा, ममता की मूरत माँ की सेवा शुश्रूषा करनी होगी नित। माँ की मूरत, ममता की मूरत माँ की सेवा शुश्रूषा करनी होगी नित। वृद्धाश्रम में से माताओं को वापस घर लाना होगा। सृष्टि रचयिता नारी का अभिनंदन करना होगा। सहोदरा भैया की खुशहाली, सहोदरा भैया की खुशहाली की करे कामना सर्वदा। जो बहन है, सहोदरा भैया की खुशहाली की करे कामना सर्वदा। समाज में राखी बंधन की लाज को बचाना होगा। सृष्टि रचयिता नारी का अभिनंदन करना होगा। जीवन भर साथ निभाती, जीवन भर साथ निभाती बनकर पति की अर्धांगिनी। जीवन भर साथ निभाती बनकर पति की अर्धांगिनी। दुख सुख में कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। सृष्टि रचयिता नारी का अभिनंदन करना होगा। अंतरिक्ष की ऊंचाइयाँ, अंतरिक्ष की ऊंचाइयाँ छू लेने को आतुर हैं बेटियाँ। अंतरिक्ष की ऊंचाइयाँ छू लेने को आतुर हैं बेटियाँ। मान सम्मान से सभी का हौसला भी बढ़ाना होगा। सृष्टि रचयिता नारी का अभिनंदन करना होगा। और अंतिम है त्याग बलिदान समर्पण। त्याग बलिदान समर्पण की प्रतिमूर्ति हैं नारियाँ। त्याग बलिदान समर्पण की प्रतिमूर्ति हैं नारियाँ। सीता सावित्री अनुसुईया का स्मरण करना होगा। सृष्टि रचयिता नारी का अभिनंदन करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। की बात की, जब बेटियों की बात की तो मैं कहता हूँ बेटियाँ सृष्टि का आधार घर का नूर होती हैं। बेटियाँ सृष्टि का आधार घर का नूर होती हैं। आदम में फरिश्ता तो मोहब्बत में हूर होती हैं। बेटे तो कभी कभी साथ छोड़ जाते हैं बुढ़ापे में, लेकिन ये कभी भी नहीं उनसे दूर होती हैं। बेटियाँ सृष्टि का आधार घर का नूर। तो ये बेटियों की बात की, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं आवाज़ देता हूँ डॉक्टर शशि सिंह जी को। जी कोई बात नहीं, हमारे लिए तो दोनों। सुनीता चौहान जी आ रही हैं। हाँ, स्थितियाँ चल रही हैं हमारे समाज में, और